जन दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद जेल से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से तड़फड़ा रहा है। अब दिल्ली की कड़कड़डुम्मा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की ताजा जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में यह बड़ा फैसला दिया और यह निर्णय जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद में दायर की गई नई याचिकाओं पर आया है। कोर्ट में आरोपी पक्ष ने यह तर्क दिया कि मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए बिना ही उसे लंबे समय तक हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी मुकदमे में कोई भी ठोस डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिला। जहां पर केस रुका हुआ था वहीं पर केस रुका हुआ है, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में आरोप लगाए। आरोपों पर बहस अधूरी है और वो तकरीबन 6 साल से जेल में है। उमर खालिद की याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायिक घटनाक्रमों से परिस्थितियां बदल गई हैं। इसके अलावा मई में एक अन्य मामले में भी अदालत की टिप्पणी का हवाला दिया गया जिसमें यूएपीए के तहत भी जमानत की संभावना पर जोर दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन तमाम याचिकाओं का विरोध किया और दोनों की साजिश में केंद्रीय भूमिका जो थी एक तरीके से उस पर जोर दिया हाई कोर्ट में कि कैसे ये अराजक तत्व हैं, इन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुद को बंधा मानते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिकाओं को खारिज कर दिया। दोस्तों, फरवरी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये दंगे सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर यूएपीए तथा आईपीसी के तहत बड़ी साजिश रचने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनों के जरिए हिंसा भड़काने की योजना बनाई। यूएपीए के सख्त प्रावधानों के कारण ऐसे मामलों में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। इन आरोपियों के द्वारा बार बार जमानत के लिए अपनाए जा रहे तरीके ध्यान देने लायक हैं। लगभग 6 साल की हिरासत के दौरान उन्होंने अलग अलग तरीके से विभिन्न अदालतों में कई याचिकाओं को दायर किया। हर बार लंबी हिरासत, ट्रायल में देरी और परिस्थितियों में बदलाव का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले के बाद भी तुरंत नई याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का फायदा उठाया गया कि 1 साल के बाद या फिर संरक्षित गवाहों की जांच के बाद नई अर्जी दी जा सकती है। ये रणनीतियां कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आलोचक इन्हें न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचने का हथियार मानते हैं। इससे ट्रायल में देरी होती है और पीड़ितों को न्याय मिलने में समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से दलीलें पेश करते हुए चालाकी भरे तर्क दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जोर दिया था कि उमर खालिद पर कोई भी हिंसा का आरोप नहीं है, वो दंगों के समय दिल्ली में भी मौजूद नहीं था और उसके भाषण में कोई भी उत्तेजक या फिर सांप्रदायिक जो है एविडेंस ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। कपिल सिब्बल ने चक्का जाम जैसे तर्कों का मुकाबला करते हुए गुर्जर आंदोलन, किसान आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन के उदाहरण दिए जहां पर हिंसा हुई लेकिन यूएपीए नहीं लगाया गया। उन्होंने इसे दंडात्मक कार्रवाई बताया और कहा कि खालिद निर्दोष है जब तक कि दोषी साबित न हो। कपिल सिब्बल ने लंबी हिरासत, अन्य आरोपियों को जमानत मिलने और यूएपीए की व्याख्या पर सवाल खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट में। और यह सब कुछ उमर खालिद को जमानत दिलवाने के लिए कपिल सिब्बल अपनी पूरे कानूनी दांवपेच झोंकने में लगे थे। इन दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को राहत दी गई थी क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यही मास्टरमाइंड है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उल्लेखनीय है। विदेशी ताकतें, मानवाधिकार संगठन और कुछ अमेरिकी सांसद उमर खालिद की रिहाई की दलीलें दे रहे थे। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईसीजे और यूएन विशेषज्ञों ने खालिद और इमाम की लंबी हिरासत को चिंताजनक बताया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर के चिंता जताई और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई तथा जमानत की मांग की गई।
कुछ संगठन इसे सीएए विरोध के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में राजनीतिक उत्पीड़न मानते हैं। ये दबाव भारत की आंतरिक न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और कुछ का मानना है कि यह विदेशी हस्तक्षेप का रूप ले रहा है। इस मामले का व्यापक प्रभाव कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता है। अदालत ने साजिश की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े यूएपीए प्रावधानों को देखते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल, विदेशी ताकतों ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडिग रहा। कुछ ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं तो कुछ साजिश को सही मानते हैं। लंबी हिरासत बिना ट्रायल के नागरिक स्वतंत्र पर सवाल उठाती है, यह उमर खालिद, शर्जील इमाम के वकीलों का दावा है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो इनके खिलाफ में ट्रायल के दौरान सबूत मिले हैं, इस पूरे प्रकरण में न्याय की गति को तेज करने की कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोशिश की। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारा कानूनी तंत्र है, वो अपने हिसाब से और ठीक तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से शर्जील इमाम ने चिकन नैप का आपको मामला याद होगा, जो इन्होंने भारत के खिलाफ में भड़काऊ स्टेटमेंट दिए, लोगों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की। इधर सीएए एनआरसी को लेकर के उमर खालिद, जो कि फिलहाल जेल में बंद है, वो दिल्ली की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि दिल्ली में सीए एनआरसी का बेजा इस्तेमाल करके इसके खिलाफ में लोगों को भड़काकर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। उमर खालिद और शर्जील इमाम की तरफ वजह से दिल्ली में तकरीबन 53 लोगों की मौत हुई थी। बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए थे। आज भी लोग उस प्रकरण से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब भी वो लौट करके साल 2020 का फरवरी की महीने की ठिठुरती ठंड को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। उन्हें सब कुछ वो फिर से दिखाई देने लगता है कि कैसे पूर्वी दिल्ली को आग के हवाले, दंगों के हवाले कुछ अराजक तत्वों ने झोंक दिया था। उमर खालिद और शर्जील इमाम के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, वो सबको याद आते हैं। संविधान ने उन्हें क्या मौलिक अधिकार दिया है, उनके बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं। विदेशी ताकतों का भी इसमें हस्तक्षेप दिखाई देता है। लेकिन जो 2020 की ठिठुरती ठंड में दंगे भड़काए गए, उसमें 53 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए, उनके मानवाधिकार की कोई बात नहीं करता। क्या उन 53 लोगों को संविधान ने किसी भी तरीके की पावर नहीं थी? क्या संविधान ने उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए थे? कितने कपिल सिब्बल इस देश में ऐसे हैं, या फिर कितने अमेरिका के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इन 53 लोगों के मौलिक अधिकारों की बात की हो? जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, कई लोग तो आज भी उस भयावह स्थिति से उबर नहीं पाए हैं, उनके मौलिक अधिकारों की कितने लोगों ने बात की है? जब इनको अपने कुकर्मों की सजा मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और भी तमाम निचली अदालतों तक सब हर जगह से इनको झटके मिले हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों की फौज इन्होंने खड़ी कर दी बचाने के लिए, लेकिन ये बचा नहीं पाए। तो अब जब कानून अपना काम कर रहा है, इनके किए की सजा इनको दी जा रही है, तो फिर इस देश में इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों? और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आखिरी फैसला सुनाया था, जब कुछ लोगों को इस मामले में राहत दी गई थी, सशर्ता जमानत दी गई थी, उस दौरान उमर खालिद और शर्जील इमाम को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अब 1 साल तक ये लोग कहीं पर भी राहत की गुहार नहीं लगा सकते। बार बार कोर्ट का वक्त जाया किया जाता है। 6 महीने के भीतर ही उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं। फिर से वही सारी तमाम खामियों का जिक्र किया जाता है। यूएपीए में कैसे जमानत की भी एक इनको उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यह सब कुछ फिर से हाईकोर्ट में दोहराया जाता है। दिल्ली पुलिस इनके इन तमाम मंसूबों के खिलाफ में पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट में पहुंचती है और नतीजा यही निकलता है। पुलिस फिर से एक बार उन तमाम सबूतों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस को कन्विंस करती है कि ये मुख्य बिंदु है इन दंगों का, ये मास्टरमाइंड है, इन्होंने बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं दंगों की साजिश रची है। इनके स्टेटमेंट के जरिए, इनके भाषणों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, उन्हें भड़काया गया है।
लिहाजा इन लोगों को बाहर निकालना इस केस को कमजोर करने जैसा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद में कोर्ट ने भी कहा कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधा हुआ हूं। जजेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर ऑलरेडी आ चुका है और चूंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो परे नहीं हो सकता, इसलिए हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के एक बार फिर से मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहने का फरमान जारी कर दिया है। अब इस पर भी बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञ अपनी टिप्पणी करते दिखाई देंगे। उमर और शर्जील इमाम के मौलिक अधिकारों का जिक्र करेंगे। मानवाधिकार आयोग भी इसमें कुछ टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन असल में सच्चाई तो यह है कि इन लोगों के खिलाफ में पुलिस के पास में पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी इनको झटका लगा था और अब हाई कोर्ट से भी 440 वोल्ट का झटका लगा। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।